स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बातचीत का एक सिलसिला शुरू करते हैं। हम तो नए चैनल हैं, उभरते हुए चैनल है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले टी.एस. सिंहदेव जी जब हमारे बीच आए हुए हैं, अनुभवी भी हैं, काफ़ी समझ रखते हैं, राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है कुछ आशीर्वचन के रूप में पहले करें, फिर बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। टीवी 24 को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल को और साथ ही लॉन्च कर रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी को। मीडिया को, विजुअल मीडिया को इसकी पहुंच के कारण बहुत बड़ी जवाबदेही समाज में मिल गई है और इसे आप निभाएंगे, मेरा विश्वास है। नाम के लिए चैनल नया है, चलाने वाले और इसमें भागीदार बनने वाले सब अनुभवी और पुराने हैं, तो उनके अनुभव का, आपकी पूरी टीम का, समाचारों का प्रकाशन जो होना चाहिए उसको दिशा देने का काम, जो हो रहा है उसे बताने का काम, जो नहीं हो पा रहा है उसको सामने लाने का काम, जो कमियां हैं उन्हें उजागर करने का काम, एक समन्वित और बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से आपके माध्यम से प्रस्तुत होंगी, ये मेरा विश्वास है। जी, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने की थी। हम देखते थे कि छत्तीसगढ़ हमेशा इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ जो है कुपोषण है, स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की समस्याएं हैं, लोगों को इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का आप लोगों ने नारा दिया, उस समय स्वास्थ्य को मजबूत रखने की भी जिम्मेदारी थी। आपने जब शुरुआत की, कई चुनौतियां थी, क्या लग रहा है आप उस शुरुआत के बाद आज 4 साल बाद अपने आप को कहाँ पाते हैं, अपने विभाग को कहाँ पाते हैं? बहुत कुछ करना बाकी है। लक्ष्य और मेरी मंजिल स्वास्थ्य के संदर्भ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की है, उससे हम अभी दूर हैं। हर नागरिक को, चाहे वो 10 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, वो पब्लिक के पैसे से, सरकार के माध्यम से उनको उपलब्ध हो सके, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य है। उससे हम दूर हैं, लेकिन फिर भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए। एक पिरामिड के रूप में स्वास्थ्य के ढांचे को देखा जाता है। नीचे एक चौड़ा प्लेटफॉर्म, हमारी मितानिन बहनें हैं और शीर्ष में मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो मितानिन करीब 350 नागरिकों के प्रति एक मितानिन काम देखने जाती हैं, पूछती हैं, कुछ प्रारंभिक दवाएं हैं वो देती हैं, मलेरिया की जांच से लेके बुखार इत्यादि की दवाएं वो देती हैं, यहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज तक जाना। तो इसमें सुधार जरूर हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, मितानिनों की भी भर्ती हुई है। हमारे जो मितानिन से ऊपर सब हेल्थ सेंटर आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इनका उन्नयन हुआ है। इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाने लगा है उसके उन्नयन के बाद। और इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने जो टारगेट दिया था उससे ज्यादा पूरा करके एक प्रशस्ति पत्र भी केंद्र सरकार ने हाल ही में बनारस में छत्तीसगढ़ सरकार को दिया कि ये आपने उपलब्धि जो आपको टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा आप पूरा कर पाए इस समय के अंदर। तो ये संतोष के विषय हैं। कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के नाम से एक उप स्वास्थ्य केंद्र में भी तैनात हो रहे हैं। ट्रेनिंग करके जो नर्सेज हैं उनको तैयार करके वहां पर उपलब्ध कराना, स्टाफ वहां पर कम से कम 3 का हो, 4 का हो, इसकी व्यवस्था करना। उप स्वास्थ्य केंद्र में भी जहां डिलीवरी होती है तो महिलाओं को गांव में प्रोत्साहित करना, जागृत करना, उनकी जांच के बाद डिलीवरी के समय उनको बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना, शिशु की मृत्यु कम हो, माता की मृत्यु कम हो जन्म के समय में, ये पहल करना। वहां अब 6 बिस्तर का वार्ड भी अलग से बन रहा है सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में। ये आने वाले दिनों में ये दिखने लगेगा। तो सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, 5000 से ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ 6-6 बिस्तरों की व्यवस्था अलग से की जा रही है।
इसी तर्ज पे पीएचसी, हर पीएचसी में एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, ये राष्ट्रीय मापदंड है। कई बार लोग मांग करते हैं कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर एमबीबीएस दे दीजिए, तो वो व्यवस्था नहीं है। अभी तक 3 साल पढ़े हुए जो हमारे डॉक्टर्स थे, आयुष के डॉक्टर्स थे, वो तैनात थे, लेकिन अब लगभग हर पीएचसी में, करीब 800 पीएचसी हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती होगी। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उतनी देरी है। मितानिन के बाद लोगों तक पहुंच सके स्वास्थ्य सेवाएं, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के माध्यम से 1800 साप्ताहिक बाजारों में डॉक्टर जाते हैं, हर हफ्ता जाते हैं, टीम जाती है, निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराती है, जांच करती है। कोई गंभीर बीमारी मिलती है तो ऊपर के अस्पताल में जाइए, आप पीएचसी में चले जाइए, सीएचसी में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो ये व्यवस्थाओं को बनाना एक कड़ी के रूप में। स्पेशलिस्ट भी हमारे पास कम थे। जब सरकार बनी थी तो करीब हाट बाजारों में हमको 300 एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए थे, उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। तो अतिरिक्त 800 की जो कमी थी उससे 300 तो अकेले हाट बाजारों में हो गए। फिर अस्पतालों में हमने और मांगा तो वो मिले। कमी पूरी एमबीबीएस डॉक्टर्स की गई है। मेडिकल कॉलेजेस नए खुल गए। पहले 6 सरकार आई थी तो 6 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से 3 ही काम कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर का सिम्स। 3 और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत थे, राजनांदगांव का, रायगढ़ का और अंबिकापुर का, लेकिन वो अपने भवनों में नहीं जा पाए। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज आज भी अपने भवन में नहीं जा पाया। तो इस कार्यकाल में इसके समाप्त होते तक मुझे लगता है कि राजनांदगांव और रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अपने परिसर में अब काम कर रहे हैं, और अंबिकापुर का भी मेडिकल कॉलेज, और हो सकेगा तो अस्पताल भी अब अपने परिसर में चला जाएगा, वरना जिला अस्पताल में ये काम कर रहे थे। 4 और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है। एक दंतेवाड़ा जिले में गिदम में, चांपा जांजगीर में, मनेंद्रगढ़ में और कवर्धा में। तो ये कवर और हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि दूर दराज इलाकों में चांपा जांजगीर हुआ तो हर लोकसभा में हमारे पास एक हो जाएगा। और 9 शासकीय मेडिकल कॉलेजेस के साथ दुर्ग का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हमने अधिग्रहित किया है। तो 9 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज थे, वो 10वां हुआ। चांपा जांजगीर आएगा तो 11 लोकसभा क्षेत्र में 11 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे, और उनके अतिरिक्त ये 4 और। तो वो टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में तो काफी अच्छा सरकार कर रही है, जहां कस्बे हैं वहां तक आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई हैं, पर वनांचल में अभी भी कमी है। इसके लिए कोई टारगेट लेकर कुछ आप कर रहे हैं? किस ढंग से वहाँ के वनांचल के जो लोग बीमार होते हैं उनको जल्द से जल्द इलाज मुहैया हो सके, इस संबंध में कोई लक्ष्य रखा है? बिल्कुल सही आपने बात को समझा और रखा है। आप मातृत्व मृत्यु दर देखेंगे, शिशु मृत्यु दर देखेंगे तो मैदानी इलाके में ये कम है और वनांचल में ये ज्यादा है। कारण इसका कुछ जागरूकता मानिए, कुछ भौगोलिक स्थिति मानिए। बहुत दूर दराज इलाकों में ग्रामीण रहते हैं और अस्पताल उनको थोड़ा दूर लगता है जी। हम उस दूरी को तो कम नहीं कर सकते क्योंकि भौगोलिक स्थिति है, लेकिन उनमें जागरूकता है। आने जाने के संसाधन बढ़ा सकें, 102 की गाड़ियां, 108 की गाड़ियां ये ज्यादा सुलभ उनको उपलब्ध हो। उसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपको 102 और 108 की गाड़ी बुलाने पर नहीं मिलती है तो निजी गाड़ी आपको उपलब्ध कराई जाएगी और आप वो पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से उसकी व्यवस्था रहेगी। गर्भावस्था में जांच होती है, अभी 3 या 4 एएनसी होते हैं, माता का, गर्भवती माता का जांच कराया जाता है। इसको 8वें महीने में, 9वें महीने में तो डिलीवरी हो जाएगी। तो 8 एएनसी की व्यवस्था हम चालू करवा रहे हैं ताकि इसमें आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, मृत्यु क्यों होती कि गर्भावस्था में आप अगर पहचान नहीं पा रहे हैं कि डिलीवरी के समय कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति बन सकती है कि बच्चे को भी और माँ को भी खतरा हो सकता है, तो उस समय आप पहचानिएगा तो गांव से, उतने दूर के गांव से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, मृत्यु हो जाती है। लेट पहुंचते हैं तो मृत्यु हो जाती है। सी सेक्शन आपको सिजेरियन कराना है, नॉर्मल डिलीवरी में ही आप रह जाते हैं। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। मलेरिया की बीमारी आपने बोला दूर दराज में कैसे करना, तो उनको बुलाना कि हमारे यहाँ इलाज करने आओ, आप आके दवाई ले लो। दूसरा,
मलेरिया मुक्त अभियान, जी जी मलेरिया मुक्त बस्तर, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला के गांव-गांव में जाके, जैसे वोटिंग के समय स्याही लगाते हैं जी वैसे पांव की गाँव में, उंगली में स्याही लगा के एक एक व्यक्ति को चिन्हांकित करके जी मलेरिया के इलाज के लिए उसमें जो मृत्यु हो रही थी और मलेरिया की उपस्थिति थी, ये 4.7 से घट के जी 0.68 के आसपास आ गई है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जी की जा रही है। लेकिन आपने सही कहा जी कि वनांचल में जी और सुधार काम की करना आवश्यकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में आपका जो महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आ जाए, क्या संभव है आने वाले कुछ सालों तक, या हम कब तक उम्मीद करें कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो आप लाए थे वो लागू हो सकता है छत्तीसगढ़ में? ये बिल्कुल लागू हो सकता है। ये वैश्विक गोल है, कोई केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के हर देश को इसको अपनाना है। जी अभी हम इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं, कवरेज दूसरे माध्यम से करते हैं, लेकिन इसका सोच ये है कि टैक्स का जो पैसा, पब्लिक का पैसा सरकार के पास आता है, तो सरकार हर नागरिक के खर्चे को पूरा उठाएगी। वो व्यक्ति जहां भी जा रहे हों जी इलाज के लिए, उनको पैसा जेब से नहीं लगना चाहिए। जी इसके लिए क्या चाहिए? धनराशि चाहिए। धनराशि जी तो जिस दिन सरकार मंशा बना लेगी कि ये पूरी धनराशि हमको उपलब्ध करा देनी है, कुछ उम्मीद कब तक रखें हम, कुछ ऐसा डेडलाइन कुछ? कानून के रूप में इसको लाने की मंशा है। जी कानून के रूप में लाना मतलब फिर आप बंध गए जी कि अगर किसी को इलाज की जरूरत है और उनको नहीं मिला, जी जी तो वो जैसे मनरेगा में पेनल्टी लगती है, रोजगार चाहिए, आपने रोजगार नहीं दिया तो आपको पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास मानव संसाधन की अभी भी कुछ कमी है। जी वो जितनी जल्दी पूरी होगी बिल्कुल उतनी जल्दी हम पैसे की व्यवस्था भी अगर हो जाए, जी तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इन 5 सालों में भी आ सकती थी, अगले 5 सालों में भी आ सकती है। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना जल्दी हमें देखने को मिले। इसके अलावा पिछला 2 साल जो है वो स्वास्थ्य से जूझता हुआ पूरा देश जो है वो निकाल चुका है। ऐसे में जब हम इससे निकल रहे हैं बाहर, फिर से ये एक खबर आ रही है कि ये दस्तक फिर से हो सकती है। पिछली चीज़ों से हमने कुछ सीखा है, अब हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? आप तो करीब 1 साल मास्क लगा के ही घूमते रहे, क्या करें अब? कुछ ऐसी सतर्कता की अभी भी ज़रूरत है, महसूस करते हैं आप? कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है कि वो आने वाले दशकों तक हमारे बीच में रहने वाला है। जी ये जाएगा नहीं। अभी तक इसका इलाज दुनिया में नहीं आया है। जैसे एड्स की बीमारी का इलाज अभी तक मानव नहीं ढूंढ पाया है, तो वैसे कोरोना का भी इलाज हम नहीं ढूंढ पाए। देखने में ये आया है कि चाइना में नवंबर 2019 में कोविड-19 नाम वहीं से पड़ा था, 2019 में ये पहले पाया गया, पहचाना गया। उस समय जिस वायरस जिस स्वरूप में था, आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 16,000 से ज्यादा उसमें परिवर्तन आ चुके हैं। जी जी एक वायरस सामने आया और 16,000 से ज्यादा रूप बदल परिवर्तन उसके हो चुके हैं, जी। रूप बदल चुके हैं। और ये रूप बदलने की जो प्राकृतिक क्रिया है, ये निरंतर बनी रहने वाली है। तो अभी तक जो हमने देखा कि जितने स्वरूप इसके सामने आए, 1-2 स्वरूप थे जो बहुत ज्यादा घातक हुए। डेल्टा वाला नाम आया, छत्तीसगढ़ में भी काफी लोगों की जान गई, 9,000 करीब लोग उस दरमियान डेल्टा वायरस वेरिएंट से मृत हुए, जिनका रिकॉर्ड है हमारे पास। आज जो नया स्वरूप सामने आया है, वो उतना घातक साबित नहीं हो रहा है। चाइना में बात आई, चाइना की स्थिति अलग थी। उन्होंने वुहान जो उनका प्रोविंस था उसको बंद कर दिया था। जी, जी। प्रांत जो वुहान का था उसको घेराबंदी कर दी थी और बाहर किसी को नहीं जाने नहीं दिया जाने था। और वो ये मान लिया था उनने कि अब ये वायरस बाहर चाइना में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ और बाकी देश में उनने वैक्सीनेशन उतना नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। हमारे देश में, विश्व के और देशों में क्या रहा कि एक खुलापन भी रहा, जी जी लॉकडाउन लगे, लेकिन बाकी समय में कोरोना आता गया, लोगों तक पहुंचता गया। कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी, जी। बाकी लोग ठीक हो गए और उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता भी बनती गई, बन गई जी। इम्यूनिटी भी बनती गई। तो ये हमने देश में देखा और विदेशों में देखा, चाइना ने ये नहीं देखा। अब जो नया वेरिएंट चाइना में आ रहा है, जी जिसकी चर्चा हो रही है BF.7 के नाम से, ये ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है, लेकिन घातक है ये सामने बात अभी भी नहीं आ रही।
तो देश में भी अभी इसकी बात आई है, छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को ये नया वायरस हुआ है, इसकी जानकारी आई है। छत्तीसगढ़ में इनकी लोगों की, ये 2 नागरिकों की अभी उपस्थिति नहीं हुई है, ये विदेश से आए थे, एक अमेरिका से आई थी महिला, उनमें ये पाया गया। देश के और लोगों में पाया गया, लेकिन किसी की मृत्यु हुई हो या गंभीर लक्षण आए हैं वो नहीं है, तो इसलिए चिंता की बात कम है। लेकिन कल के दिन ये BF.7 ये क्या बन जाएगा, वो घातक ना हो, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। भीड़ भाड़ के इलाकों में जाए तो हमको मास्क पहनना चाहिए। मैं अकेला सा पड़ गया था समाज में कि ये मास्क पहनता रहता है और बाकी कुछ है नहीं, ये क्यों पहन रहा है। लेकिन हमको सतर्क रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है, आप क्या मानते हैं, तैयारी है क्या हमारी, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो? स्थिति बहुत बदल गई। जब कोरोना नया आया था तो हमारे डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे कि हम क्या करें। उनमें भी डर था, हमको हो गया तो कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, कईयों की हुई भी। तो ये डर का जो वातावरण था, जो डर का माहौल था, एक अनभिज्ञता थी, जानकारी का पूर्ण अभाव था, किसी को नहीं मालूम था कि ये क्या होगा, उससे हम उभर गए। अब डॉक्टर्स जैसे छत्तीसगढ़ में ही देखिए तो 11,77,700 से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। 11,77,000, करीब 12 लाख समझिए। और कहते हैं कि 20% लोगों को पता चलता है कि कोरोना हुआ, बाकियों को लक्षण ही नहीं पहुंचते। तो आप 4 गुना इसको कर दीजिए, 12 चौके 48, तो 60 लाख से ज्यादा लोग, कम से कम मेरा मानना है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में कोरोना पहुंच चुका होगा, लेकिन वो उभर चुके हैं। और डॉक्टर्स ने सबको देखा कि सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, उल्टी दस्त होते हैं, सूंघने की क्षमता चली जाती है, स्वाद चला जाता है। तो ये समझ के हम जो उपचार कर रहे हैं, हम इनको बचा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दो, उनको समय मिल जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएं। कुछ दवाइयाँ दे दो, उनको सहायता हो जाएगी कोरोना के सामने टिके रहने की, फिर अपने आप कोरोना बीत जाएगा। तो अब डॉक्टर काफी आत्मविश्वासी हो गए। जैसे शुरू में जो स्थिति थी अब बिल्कुल नहीं है, चैलेंज को स्वीकार कर ले रहे हैं। वो अब समझ गए हैं कि ना तो उतना ज्यादा घातक है और इसके उपचार यानी लोगों को बचा के समय दिया जा सकता है कि वो ठीक हो जाए। इलाज तो नहीं है जी, लेकिन शरीर में ताकत रहती है। इतने वायरस हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में न जाने कितने लाखों प्रकार के वायरस हैं, लेकिन मानव तो जिंदा है। हम लोग को सबको मर जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे वायरस हैं। तो शरीर में, मानव शरीर में वो ताकत प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इतने हजारों साल से मानव पृथ्वी पे है। तो इन बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर भी ताकत है, इसलिए हम जीवित। बिल्कुल, कोरोना ने न केवल स्वास्थ्य को असर किया बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी असर डाला, खासतौर पर राज्यों की राजस्व पर असर पड़ा। आपके पास जीएसटी का भी विभाग है, जीएसटी के लिए हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बार बार केंद्र के पास गुहार लगाते हैं। क्या उसका कुछ असर हुआ है हमारी प्रगति पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर? यहाँ कम असर पड़ा, कुछ असर पड़ा। जब लॉकडाउन हुआ था तो दुकानों में काम करने वाले लोग और नागरिक जिनको रोजी मिलती थी, उनके आमदनी का जरिया रुक गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो कदम उठाए, एक मनरेगा बंद नहीं किया। दूसरा, किसानों के सामान को आने जाने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया। तो किसानों की आमदनी, और सरकार ने जो कम से कम 2500 रुपए में धान खरीदने की योजना बनाई, उससे नागरिकों के पास, खेती तो बंद नहीं हुई, धान की फसल तो कोरोना के समय भी हुई, धान की फसल कोरोना के समय बिकी भी, और वो 2500 रुपए और उससे ज्यादा भी राशि लोगों को मिली। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अभी भी कृषि पे भी काफी हद तक निर्भर है, तो उतना असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा। गाड़ी खरीदने वालों को कुछ समय फर्क पड़ा, अब गाड़ियां भी बिक रही हैं। बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह बेचने वालों को थोड़ा फर्क पड़ा, अब बिकने लगी हैं। ऑफिसेज बंद हो गए, तो जो सैलरी क्लास था कुछ, उनके ऊपर फर्क पड़ा। होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए। यहाँ काम करने वाले, यहाँ की आमदनी कुछ प्रभावित हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रिकवर कर गए अपन, उस समय भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अभी भी उभर गए। चलते चलते आखिरी सवाल है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही ये है कि आपने विपक्ष के समय में घोषणा पत्र तैयार किया था। घोषणा पत्र में एक बड़ी भूमिका थी
घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट भी काफ़ी हद तक सरकार ने किया है, कुछ बाकी है वो भी हो जाएगा। अब नई भूमिका में, क्योंकि चुनावी साल में हम जा रहे हैं, क्या आप फिर से घोषणा पत्र तैयार करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की भूमिका हमको देखने को मिलेगी आपकी? अभी तो हालांकि 1 साल से कम समय बचा है जी आखिरी बजट भी हमारा है, तो जिन चीजों को हम नहीं कर पाए 5 साल बाद, 5 साल अगले 5 साल में क्या करेंगे तो पीछे आएगा। जी अभी भी हमारे पास समय है कि घोषणा पत्र में जो प्रमुख बिंदु थे इनको हम कर पाए। जी जी कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने कुछ बातें रखी थी, मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बहुत सारे और कर्मचारी हैं जिनके लिए हमने कहा था। हमने पेंशन के लिए कहा था, आज 350 रुपया पेंशन मिल रही है। ये आज के समय में महंगाई भी कुछ बढ़ी हुई है, बढ़ती जा रही है, ये बहुत कम है। जी जी तो कई चीजें हैं या कुछ चीजें हैं ऐसी जिनमें इस समय भी हमको काम करना है, उसको हमको देना है। तब हम उनके पास जा सकेंगे कि भाई आपने तो पूरा वो नहीं किया, 5 साल की बात आप आगे करो, कुछ तो किया, काफी कुछ किया, लेकिन ये चीज है, इस पे भी तो कर दोगे आप, तब हम विश्वास करेंगे कि अगले 5 साल के लिए आप क्या कहोगे उसको हम पूरा कर सकते। तो हमारे पास अभी अगले 5 साल के पहले इस साल काम करने की, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द आपका घोषणा पत्र पूरा हो और जनता का एक बार फिर से आप लोगों को आशीर्वाद मिले। हमारे चैनल के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सहयोग आप सबका मिलता रहा है, ये स्नेह बना रहे।